क्लास 11 चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। लीजिए एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी हैं। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ो। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसने उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। यह तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है, अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतर मनुष्य अपने अंतरंग भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों का साझा कर सकता है, उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राज सत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबद्ध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त हैं और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीति क्या है? आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकता और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते हैं, झूठे वायदे और बड़े चढ़े दांव करते हैं, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता में रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता है, तो देखते हैं तो वे राजनीति का संबंध घोटाला से जोड़ते हैं। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके के से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों में मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने वाले और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसाय और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है? बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति में ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जुड़ने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई समाज
जिंदा नहीं रह सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्थाओं जैसी अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के लिए खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं और कैसे कार्य करती हैं, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बात है। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीकों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को भी संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी खरीद नहीं सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता, हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं, हम संस्थाएं बनाते हैं, अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं, वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं, हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है, क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं। हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी या नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण को तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित है और वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है, तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है जो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है, तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य सिद्धांत ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश या मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण उन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर जाक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक के समय के वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और
न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता से जांच करता है। यह काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव से विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालिक विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य में आया है? मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना या तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय में स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मीडिया फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सब आप अब हमारे लिए प्रासंगिक हैं? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत समुच्चय स्वायत्त और लोकतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हैं। इनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उनकी पुनर्व्याख्या की गई। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए और उनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज करें। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा करें। इसलिए यूँ तो नेटजन, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झाँक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए, सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद प्रासंगिक है। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों को कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम में एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से सवाल की जांच पड़ताल की।
यह पुस्तक सुकरात और सर्फलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सर्फलस और उसके मित्र समझते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके महत्वपूर्ण हैं। दृष्टिकोण में निहित सीमा और असंगतियों को उजागर करने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। इसके वे बच्चे आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे थे चलने वाले नहीं हैं।